हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत दिन बाद मैं वापस एक वीडियो बना रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और यहां से ऑब्वियसली आगाज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही तगड़े एक महीने के चैलेंज को, जिसमें हम लोग बहुत सारी तैयारी करने वाले हैं और बहुत सारी प्रिपरेशन करने वाले हैं फॉर सीएमए एग्जामिनेशंस। सो आज उसकी एक शुरुआत जरूर है, पर शुरुआत करने के लिए एक तड़कता भड़कता वीडियो की जरूरत थी, और इस वीडियो में एक बोल सकते हैं कि सच्चाई आप तक पहुंचाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो लीजिए, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। वैसे मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैं इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट मान रहा हूं, और आपको भी मानना है। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या फिर फाइनल के स्टूडेंट हो, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी, ऐसी ऐसी चीजों पे मैं बात करूंगा जो कि कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल भी होंगे, बट एट द एंड आपके बहुत भले की बातें होंगी। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। यहां से अब एक महीना ही रह गया एग्जाम को, तो मुझे पता है एवरी मिनट काउंट्स फ्रॉम हियर, एंड इसीलिए टाइम वेस्ट एकदम नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का थंबनेल देख करके आप सभी आ गए हैं, और थंबनेल में लिखा हुआ था कि एक हार्ड पेपर में पास कैसे करें या पास कैसे हो, है ना। ये वाला अपना थंबनेल देखा है, यानी कि ये बात एकदम तय है कि आप आने वाले एग्जाम्स जो कि दिसंबर 23 के होंगे, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हार्ड पेपर्स आएंगे। और क्यों ना हो भाई, दिसंबर 2022 के टर्म की बात करें या फिर जून 2023 के टर्म की बात करें, मेरे ही पेपर्स में यार इंस्टीट्यूट ने पीसी तुलसियान किताब से इतने ज्यादा क्वेश्चंस डाले। हाँ जी, पीसी तुलसियान। अब मैं इसका नाम ना खुल करके इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सिर्फ जून 2023 के पेपर वहां से सेट नहीं किए गए थे, इवन दिसंबर 2022 के पेपर में भी उसी बुक का यूज किया गया था। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ये सुनते ही बस आप पीसी तुलसियान ऑर्डर करो, कहां से मिलेगा वगैरह वगैरह सोचे होंगे। रुको, आपको नहीं सोचना है। क्यों, वही समझाने जा रहा हूं आपको मैं। बट एनीवेज मैं आपको बताता हूं कि यार इंस्टीट्यूट हार्ड पेपर सेट कर रहा है, ये एकदम सच्चाई है। और एक हार्ड पेपर सेट होने के बाद में स्टूडेंट्स का क्या हाल हो रहा है उसमें, ये भी हमसे छुपा हुआ नहीं है। तो अब ऐसे में कैसे मैनेज करें एक हार्ड पेपर को, कैसे मैनेज करें हार्ड क्वेश्चंस को, उसके ऊपर में एक गाइडेंस वीडियो है। ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो रेलिवेंट है अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, 2016 सिलेबस के लिए रेलिवेंट है आपके लिए। आप कॉस्टिंग का पेपर दें या सीएमए एफएम का दें, यानी पेपर नंबर 8 या पेपर नंबर 10, दोनों केस में आपके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। इसके अलावा 2022 के सिलेबस में कॉस्टिंग, एफएमबीडीए या एमए, ये सारे पेपर्स मैं पढ़ाता हूं, एंड ऑब्वियसली अगर आप इसका एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए वीडियो एकदम रेलिवेंट है। वहीं पे फाइनल के बच्चे भले ही 2016 सिलेबस में एग्जाम दें या 2022 के सिलेबस में एग्जाम दें, मैं एसएफएम का पेपर तैयार करवा रहा था अभी दिसंबर के लिए कई बच्चों को, और जाहिर सी बात है वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई आपके लिए भी रेलिवेंट है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार, सबसे पहले रियलिटी ऑफ हार्ड क्वेश्चन या पेपर की बात कर लेते हैं। भैया कब किस पेपर को हार्ड माना जाए, कब किस क्वेश्चन को हार्ड माना जाए, ये समझा दीजिए। तो देखो, बहुत ही सीधा सा मेरा उसूल है, और उस उसूल के हिसाब से ये है कि किसी भी पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके रिसोर्सेस के बियॉन्ड आ गए। यानी आपने पढ़ा जिस टीचर से, उनकी स्टडी मैट में नहीं था, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में नहीं था, स्कैनर में नहीं था, फलाना डिमकाना कहीं नहीं था, और वो सडनली एग्जाम में बॉम्ब की तरह आपके सामने ड्रॉप हुआ। ऐसे कई सवाल हमने देखे जहां पे इस तरह के सवाल हमें देखने को मिले, खास करके अपने सीएमए एफएम वाले पेपर में तो था ही था। कॉस्टिंग के पेपर रिलेटिवली इजियर आ रहे हैं, और एसएफएम में कुछ एक जगह कभी कभी लगता है, बट एसएफएम में आई विल प्रूव इट टू यू कि एसएफएम में ऐसा कुछ भी नहीं है खास। तो कभी कभार ऐसा होता है कि यार एक हार्ड क्वेश्चन ना ड्रॉप हो जाता है अपने सामने, और अपने सभी लोग उस समय बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसे पेपर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि पेपर हार्ड है कि नहीं है। वो ये है कि सबकी सूरतें देख लो अपने आसपास, आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर रंग उड़ गए चेहरों के, तो समझ लेना पेपर हार्ड है। तो पेपर हार्ड होना एकदम सिंपल, आइडेंटिफाई करना कि भैया देखा हुआ सवाल नहीं है, हमने जितने रिसोर्सेज देखे थे उसमें तो ये था नहीं। ओके, तो यहां पे होगा क्या, होगा यही कि कुछ 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जो शायद उस सवाल को कर करा करके बना लेंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। ये सच्चाई है एकदम। मेरा ये मानना है कि कोई सवाल अगर आपने कभी अपने लाइफ में देखा ही नहीं और सडनली एग्जाम में वो प्रकट हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसको ठीक बनाओगे आप वो बहुत कम है, और प्रोबेबिलिटी उसको गड़बड़ बनाओगे वो बहुत ज्यादा है। अब ये बात यार, मतलब मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कह ही देता हूं मैं। इन द पास्ट मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जितने भी सजेस्टेड आंसर्स टीचर्स ने भी वीडियो डाले हैं ना, जैसे पेपर आया सीएमए एफएम का या फिर पेपर आया एसएफएम का, टीचर्स ने वीडियो डाल दिए, मैंने भी डाले हैं कई बार, ठीक है। तो वो वीडियो में भी टीचर्स की भी गलतियां हो जाती है, क्योंकि एक नया सवाल है, किस तरह से बनेगा कोई नहीं जानता है। टीचर्स भी तो अपना अजम्पशन लेकर के उसको बनाते हैं, एंड एट द एंड इंस्टीट्यूट का जब अजम्पशन आता है और उसका जब आंसर आता है, तो देख के ऐसा लगता है अरे बाप रे बाप, इंस्टीट्यूट की सोच सही थी,
कई मायनों में इंस्टीट्यूट गलतियां नहीं करता है और टीचर्स की ही सोच गलत निकलती है। अब ऐसे में ये एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मेरे लिए भी पॉसिबल है। अगर मैं भी इस तरह से कभी भी कोई भी सजेस्टेड आंसर एकदम ड्रॉप कर दूं एग्जाम के पेपर आते ही, तो उसमें कई सवालों को मैं टेंटेटिव अप्रोच के साथ में बनाऊंगा कि भाई ये राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो भाई एक एकदम क्लियर बात है, जब टीचर्स भी गलत बना रहे हो सवाल को, तो एज अ स्टूडेंट आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि आप भी उसको सही बनाओगे। इस सच्चाई से जितने जल्दी आप रूबरू हो जाए उतना बढ़िया है। नहीं होना चाहते तो आप एक भ्रम में रहना चाहेंगे, मैं तो समझता नहीं उस भ्रम में क्यों रहना चाहिए। मेरा यही मानना है, पेपर में हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, उन हार्ड क्वेश्चंस को बनाने की संभावना बहुत कम है, उधर स्कोर लाना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसे क्वेश्चंस को दूर से बाय बाय करना चाहिए। क्यों मैं समझा रहा हूं। अच्छा, थर्ड पॉइंट में यही लिखा है मैंने, गजब का क्रेज है बच्चों के पास में। मैंने जब से ये बात सामने रख दी थी कि भाई पीसी तुलसियान की किताब से सवाल आए थे, ज्यादातर बच्चों ने जो वो वीडियो देखा था, मुझे पता वो वीडियो काफी ज्यादा दूर तक पहुंचा, और इतने सारे मेरे पास मैसेजेस आए, सर पीसी तुलसियान खरीद लूं क्या। एक दो बच्चों ने खरीद भी ली, और इतने सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, सर पीसी तुलसियान खरीदें क्या, पीसी तुलसियान खरीदें क्या, वगैरह वगैरह। मैं आपको पीसी तुलसियान किताब की सच्चाई बताता हूं। पीसी तुलसियान की किताब एक बहुत ही सुंदर किताब है फॉर कॉस्ट एज वेल एज एफएम। इसमें इंस्टीट्यूट के पूछे गए पुराने सारे टर्म के पेपर्स तो हैं ही, फिर तुलसियान साहब ने अपने हिसाब से कुछ डेंजरस टाइप के सवाल भी बना रखे हैं अपनी मैट में, और वो सवालों के यार गजब गजब सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे हर एक चैप्टर में तकरीबन 20-20 सवाल हैं, जिनको एक एक सवाल को समझने में आपके 2-2 घंटे लग सकते हैं जी। अगर खुद से पढ़ोगे तो 2-2 घंटे लग सकते हैं। अब ऐसे सवालों में से इंस्टीट्यूट कब पीसी तुलसियान के कोई एक सवाल पे नजर डाले और उसको एग्जाम में डाल दे, ये आपके और मेरे दोनों के बोल सकता हूं कि लिमिट के बाहर है। दूसरा, आप ये कहेंगे सर 20-20 सवाल ही तो है, वही करवा दीजिए। मैं कहता हूं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? नंबर 1, हमें कोर्स ऐसे डिजाइन करना है कि कोर्स में जो मेजॉरिटी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो कवर हो जाने चाहिए, तो वो उस हिसाब से हमारी सारी स्टडी मैट डिजाइंड है। अब आप कहेंगे सर हार्ड क्वेश्चन करा दो, और मैं वो भी कराऊंगा। आने वाले जो रिविजन के दिनों होंगे, उन रिविजन के दौरान आप ये देखोगे कि भैया ने ना हार्ड क्वेश्चंस भी कराए हैं। बट सच बताऊं, हार्ड क्वेश्चंस जब मैं करा रहा हूंगा ना, उसी समय सबसे ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट करेंगे उस लाइव में से, उस प्रीमियर में से और उस क्लास में से। मुझे पता है उनको लगेगा भाई अब ये मेरे से होगा नहीं, और ये एक्चुअल में सच्चाई है। हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। याद कीजिए, आप लोग अगर मेरी एफएम की क्लास की हैं, जिन सवालों में 3 स्टार लिखा हुआ था मैट में, वो सवाल बनाते वक्त आपकी एकदम हवा टाइट हो गई थी और आज तक आपको उस पर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो यार हार्ड सवाल बनाने की संभावना एक्चुअल में बहुत कम है। आप उसके लिए इतना क्रेजी क्या हो रहे हो? मुझे तो लगता है इसका उल्टा होना चाहिए। हार्ड सवाल को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पहचान लिया तो उसको दूर से बाय बाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि उसके पीछे पड़ना जरूरी है। इसके पीछे की क्या मेरी आइडियोलॉजी है, क्या मैं चाहता हूं आपके अंदर बदलाव आए, उसी के बारे में ये वीडियो है। सुनते जाइए आगे। ओके जी, नेक्स्ट भैया क्या बोलना चाहते हो? भाई करें क्या, करें तो करें क्या, ये समझा दो। फिर पेपर हार्ड आएगा, आप बोल रहे हो हार्ड क्वेश्चन को देखना नहीं है, ये नहीं करना है, अरे करे क्या? तो भाई मैं तो जो हमेशा से पहले से बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं, लेकिन अब की बार थोड़े और ज्यादा बोल सकता हूं, बेस स्ट्रॉन्ग करके आपको बात बोलना चाह रहा हूं कि नंबर 1, ये बात आपका सच है कि आप एग्जाम दे रहे हो जो कि एक प्रोफेशनल एग्जाम है, बट सच्चाई यही है कि आज के दिन पे ये एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब भैया क्या, मैं कैट जैसे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आईआईटी जैसे एग्जाम्स की, जहां पे आपको ये समझना पड़ता है कि भाई वहां पे परफेक्शन के पीछे नहीं भागते हैं, वहां भागते हैं कट ऑफ के पीछे। जितने भी कैट के भी एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है हर सवाल सॉल्व करने जाता है कोई? नहीं, कट ऑफ आया अपने आगे बढ़ते हैं। ये माइंडसेट आपको अपने एग्जाम को लेकर के रखना होगा। आप में से कईयों को अभी लगेगा सर बहुत छोटा सोच रहे हो आप, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा बड़ा कैसे सोचते हैं, लेकिन अभी फिलहाल छोटा ही सोचो। पहला, आप अपना कट ऑफ डिटरमाइन करो। अब सबके लिए अपना अपना कट ऑफ हो सकता है। अगर आप अपने लिए पर पेपर का कट ऑफ 50 के नीचे सोच रहे हैं तो आप छोटा सोच रहे हैं। आपका कट ऑफ 50, 55, 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 75, 80 जैसा कट ऑफ मत रखिएगा, बहुत मुश्किल होता है उसको अचीव करना। सो कट ऑफ 50 से 60 के बीच में कहीं पे भी आप अपने लिए सेट कीजिए, और यही मानिए कि उस पेपर में आपका सबसे पहला जो कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई मेरे इतने आ जाएं। और वो कैसे आ सकते हैं, उसके लिए भाई 60-40 स्ट्रैटेजी आपको बताया हुआ है। इसके अलावा पेपर पैटर्न में भी बदलाव हुए हैं हाल फिलहाल में। जाइए पेपर पैटर्न के जो MQPs थे, यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर जो था, उसको जाकर के प्लीज एक बार चेक कीजिए। आपके पेपर पैटर्न में चेंजेस हैं। अब MCQ का जो वेरिएंट है वो अलग हो गया है और बाकी क्वेश्चंस अलग हैं। पेपर पैटर्न को अच्छे से समझना और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करना, आपका 60-40 किधर क्या फॉल करेगा वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
नेक्स्ट, पीटीपी और स्कैनर मेरे हिसाब से आज भी ये सबसे एक्सीलेंट रिसोर्सेज हैं। पीटीपी यानी कि पास टर्म पेपर, स्कैनर्स भी एक ही बात है। आप पीटीपी या स्कैनर अगर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उससे बेहतरीन तैयारी नहीं हो सकती। भैया हमने तो आपकी स्टडी मैट की है, आपने मेरी स्टडी मैट भी की है, तो भी पीटीपी और स्कैनर जरूर से करें। ये आप जब भी मुझे मैसेजेस में भी पूछते हैं, हमेशा मेरा जवाब यही आता है, भाई स्कैनर कर लो। क्यों ऐसा है थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन स्कैनर जरूर से करो और पूरे नवंबर मंथ में स्कैनर को अच्छे से सॉल्व करो। प्रैक्टिकल्स के लिए तो खास करके लिए, थ्योरी के लिए थ्योरी टीचर से जरूर पूछ लेना कि सर थ्योरी कैसे प्रिपेयर करना है। बढ़िया। इसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस को मैं कितना ही क्या ही कहूं। अब आप में से कई हैं जो बोलेंगे सर आप ही करा दो ना हमारी प्रैक्टिस। मैं करवाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं करवाऊंगा, पर अगर आप मेरे उन सेशंस में आकर के प्रैक्टिस करके किताब बंद करते वक्त ये बोल रहे हो वाह बढ़िया प्रैक्टिस हुई, तो यार आप खुद से झूठ बोल रहे हो। आप अगर मेरे वीडियोस और मेरे लाइव सेशंस के भरोसे बैठे हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या पास्ट टर्म प्रैक्टिस या स्कैनर प्रैक्टिस, तो भाई साहब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है, आपको पता ही नहीं शुरुआत कैसे करूं सवाल को, कैसे आगे बढ़ूं वगैरह वगैरह। बेस्ट तो ये होगा कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। सेल्फ प्रैक्टिस करते वक्त जब आप एक सवाल शुरू करें तो ऐसा कभी मत करें कि पूरा सवाल बनाएंगे फिर आंसर चेक करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा करेंगे, चेक करेंगे। इससे क्या होता है ना, आपको कांस्टेंट फीडबैक मिलता है कि क्या आपने सवाल अच्छे से इंटरप्रेट किया। नंबर 2, क्या आप सवाल की शुरुआत ठीक किए। नंबर 3, क्या सवाल में आप आगे ठीक बढ़ रहे हो। तो जो आपकी सोच है उस पे एक तगड़ा फीडबैक मिलता है आपको, और वही है जो कि पूरा गेम चेंजर हो जाएगा। सो प्लीज मेरी एडवाइस लीजिए, स्कैनर्स उठाइए, खुद से सॉल्व करना शुरू कीजिए। कहीं अटकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करते ही हैं। जितने भी एनरोल्ड बच्चे हैं डाउट्स पूछिए, अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे डालते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। टेलीग्राम पे डालिए, दोस्त जवाब देते रहेंगे। तो टेलीग्राम की कम्युनिटी और व्हाट्सएप का यूज लीजिए, डाउट्स होने पे पूछिए, लेकिन आगे बढ़ते जाइए, अटक मत जाइए किसी सवाल में। अब इससे क्या होगा, आपकी सोच डेवलप होगी, और सोच डेवलप होने के साथ साथ आपको अपनी गलतियां नजर आने लग जाएंगी। एग्जाम में उन गलतियों से ही तो बचना है, इतना सा काम करना है, याद रखिएगा। ओके, चौथा जो कि मुझे लगता है अब एक आरोप जरूर लग सकता है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा खुल करके 60-40 स्ट्रैटेजी की वकालत करता हूं, इतना ज्यादा खुल करके मैं ये कहता हूं कि हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ दो, इजी क्वेश्चंस को करो। मुझे लगता है कि यार ये आरोप शायद मेरे पे लग रहा होगा। कई बच्चे बोल नहीं रहे होंगे, शायद बोलेंगे कि सर आप बहुत छोटा सोचते हो, आप बहुत शॉर्ट साइटेड हो सर, आप तो बहुत नैरो माइंडेड हो सर, आप बड़ा तो सोचते ही नहीं हो। आओ जी, छोटा और बड़ा की अगर बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आप प्लीज खुद को जरा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि यहां तक हम देख क्यों रहे हैं। इस वीडियो का शीर्षक क्या था थंबनेल, हाउ टू पास द पेपर, है ना। हार्ड ही पेपर सही, लेकिन पास द पेपर। यार आप खुद को झूठ मत बोलो, आप किस लेवल पे हो, क्या आपकी तैयारी है, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, प्लीज खुद से मत झूठ बोलो। मैं तो कम से कम खुले आके ये तो बोल रहा हूं ना कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा, मेरे को 50 दिलवाना आपको। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बॉस जो भी इस वीडियो को यहां तक देख रहा है वो AIR के करीब कम और नॉकआउट होने के ज्यादा करीब है। यानी ऑल इंडिया रैंक तो लाने का संभावना बहुत कम है, उल्टा फेल होने का संभावना ज्यादा है। ऐसे में मैं क्या करूं, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अकॉम्प्लिश कराऊं हर वो चीज जो आप चाहते हो अपने लिए। एग्जाम पास करना चाहते हो, मेरा टारगेट आप एग्जाम पास करो। आप ऑल इंडिया रैंक लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरे पास में कुछ है, वही तो सरप्राइज है इस वीडियो का। तो लो जी, आपको एयर लेकर के आना है, यानी ऑल इंडिया रैंक लेकर के आना है, वो भी मुश्किल नहीं है। उसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, सुनिए ध्यान से, लेकिन प्लीज ये समझिए यार, जब हम 50 की बात करें, 60 की बात करें, तो ये कभी भी मत सोचना कि हम यार 70-80 की बात नहीं कर रहे। मैं 50-60 की बात से 70-80 की बात तक पहुंच जाऊंगा, पर पहले 50-60 की बात तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो ये ऑल इंडिया रैंक लाए हुए बच्चे सभी लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया कि सर आपकी 60-40 तो हमारे भी काम आई है। कैसे, आइए आपके सामने रखता हूं। और जी, हाउ टू गेट AIR इन CMA एग्जाम्स। लो जी, सबसे पहले जून के जो एग्जाम के रिजल्ट्स आए ना, उनकी एनालिसिस करते हैं। जून में CMA इंटरमीडिएट के 2016 के सिलेबस का जो एग्जाम हुआ उसमें रैंक 50 पता कितने नंबर पे आया, 425 मार्क्स पे। 800 नंबर में से 425 लाने पे रैंक 50 आया 2016 के सिलेबस में। इस बार लिख के देता हूं आपको मैं कि ये ऐसा ही रहेगा वापस 2016 सिलेबस में, शायद इससे और खराब भी हो सकता है, मतलब और 425 के कम नंबर लाने पे भी शायद रैंक 50 मिल जाए। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बहुत कम है इस बार 2016 सिलेबस में बच्चे और कम हो गए हैं जो दोनों ग्रुप देंगे। अरे भाई सिंगल ग्रुप की बात ही नहीं कर रहा, दोनों ग्रुप देने वाले 2016 के सिलेबस में गिनती के बच्चे हैं। तो ऐसे में मुझे तो ये लगता है कि बॉस ये 425 के नीचे भी अगर लेकर के आ जाए कोई बच्चा तो उसके रैंक 50 आने के चांसेस हैं। फिर भी थोड़ा मार्जिन लेने के लिए मैं ये कह देता हूं कि भाई 450 अगर आप एम कर रहे हो, आपका रैंक पक्का है,
पक्का है 2016 सिलेबस में। अब आप खुद सोच लो, अच्छा 450 कोई छोटी बात है कि बड़ी बात है? भैया ये तो अभी भी छोटी बात है। 450 का मतलब कैसे? 50 मार्क्स एक्स्ट्रा। हाँ जी, 400 पे पास होते हैं, 50 एक्स्ट्रा लाने पे रैंक है। हाँ जी, आ जाएगा रैंक। ये सच्चाई है साहब, ये सच्चाई है। ये सच्चाई को हम दूर दूर से देखते हैं, हम बोलते हैं ऑल इंडिया हमारे से कैसे होगा। आप अगर पास होने की हिम्मत दिखाओगे तो आपका रैंक कैसे आएगा वो इंस्टीट्यूट देख लेगा। सच में इतना सा एफर्ट डालिए, आप अगर ठीक से सारे पेपर में पास हो जाओगे, आपके रैंक होने के चांसेस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। अच्छा, विश्वास नहीं है? आगे बढ़ते हैं। 2022 के सिलेबस की बात करते हैं। 2022 के सिलेबस में यार एग्जाम पेपर्स बहुत मस्त आए थे और एग्जाम के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। इधर में रैंक 50 आया 489 मार्क्स में, विच अगेन टू माय ग्रेट सरप्राइज इज नॉट ग्रेट एनफ। ये भी 60% के आसपास का स्कोर है, 61% टू बी प्रिसाइज। तो 61% के स्कोर पे अगर ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, वो भी 2022 के सिलेबस में, इजी पेपर था मैं मानता हूं, तो यार सही रहेगा। ये तो ये बहुत ही सही है। मतलब अगर आप 50% का टारगेट ले रहे हो जिसमें आप पास होंगे, आप 60 का टारगेट लेकर के चलोगे तो आपके रैंक आने की संभावना है इवन इन 2022 सिलेबस सीए में इंटरमीडिएट। अब आप अपना जो कट ऑफ है उसको 50 से 60 तक ले जाने की हिम्मत दिखाइएगा, लेकिन पहले 50 की तैयारी कीजिए, फिर 60 तक जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनल की। फाइनल तो ये मैंने हमेशा कहा है, मैं इतनी बार स्टूडेंट से जब इंटरेक्ट करता हूं फाइनल में ये कहता हूं कि बस एक बार में दोनों ग्रुप निकाल लो, आपका रैंक आ जाएगा। आज प्रमाण के साथ आया हूं आपके सामने। लो जी, सीएमए फाइनल 2016 सिलेबस में, क्या आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। ऑल इंडिया रैंक 18 के बियॉन्ड रैंक की इशू नहीं हुए। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, ऑल इंडिया 18 के बियॉन्ड रैंक इशू ही नहीं हुए। सर ऐसा कैसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में दोनों ग्रुप एक साथ निकाले, गिनती के बच्चे थे। इनफैक्ट रैंक 18 जो था वो 400 मार्क्स सेट ऑफ से पास हुआ बच्चा, और उसने रैंक लेकर के आ गया रैंक 18। अब आप खुद सोचिए भाई, 2016 सिलेबस में गिनती के बच्चों ने एग्जाम दिया था, अब उन गिनती के बच्चों में 400 मार्क्स पे सेट ऑफ पे, मतलब तुम पास हुए हो भाई और तुम्हारा रैंक है, और वो भी रैंक 18। इससे बड़ा क्या वरदान होगा? अब आप कहेंगे सर 2016 में कोई एग्जाम नहीं दे रहा है। सर 2022 की बात कीजिए। लो जी, 2022 की एग्जाम की बात करते हैं। इसमें ऑल इंडिया रैंक 50 जो आया जून 23 टर्म में, वो 405 मार्क्स पे आया। 405 मार्क्स, ये भी सेट ऑफ के साथ पास हुआ बच्चा है, और इसके भी रैंक आ गया। तो यहां पे फाइनल में क्लियरली कह सकता हूं यार कि मतलब 400 लाने पे ही रैंक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर 400 बोलने में बहुत खराब लगता है, तो इसको भी मैं बढ़ा के कितना 425 ले लेता हूं। 425 425 का स्कोर अगर आप फाइनल पे ले आओ समहाउ, दैट्स नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं है ये स्कोर। 53% की मैं डिमांड कर रहा हूं। अगर आप 53% ले आते हैं इन फाइनल, यू आर गेटिंग अ रैंक इन फाइनल। अब छोटी बड़ी ये बात क्या लग रही है आप समझो यार। मैं आपको क्यों ये बात उठा करके लेके आया रैंक की, पता है? वो इसीलिए लेकर के आया क्योंकि बच्चे ये बोलते हैं ना ना वी विल स्कोर 80, वी विल स्कोर 90। अरे 80 90 किसी का आ ही नहीं रहा, आंख खोल के देखो जरा। 80 90 नहीं आ रहे हैं लोगों के। आप क्यों खुद ब खुद एक जबरदस्त प्रेशर में डाल रहे हो खुद को? जब किसी का आ ही नहीं, एक आधा पेपर में आता है बॉस, लेकिन अगर हम एग्रीगेट बताएं नहीं आ रहे लोगों के। पेपर्स इस तरह से डिजाइंड है, फाइनल लेवल तो खास करके बॉस, फाइनल लेवल डिजाइंड इस तरह से है कि 60 ले आओ तो बहुत बढ़िया नंबर है, 65 70 तो बहुत ही अच्छे नंबर है। तो ऐसे में आप 80 90 की उम्मीद क्यों लेकर के चल रहे हो? अब ये छोटी बात है कि बड़ी बात है, आप डिसाइड करना, कमेंट में डाल देना। पर मेरे हिसाब से ब्रिक बाय ब्रिक अगर हम अप्रोच लेकर के चले, सच्चाई हमें पता हो, तो यार हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आई ट्राइड कि इस वीडियो में मैं आपके सामने सच्चाई रखूं। एट दी एंड सर कंक्लूजन बता दो। कंक्लूजन यही है, अगर आपको सीएमए इंटरमीडिएट में रैंक लेकर के आना है तो 60+ % ले आओ, आपका काम हो जाएगा। अगर आप फाइनल में रैंक लेकर के लेके आने चाहते हो तो बस दोनों ग्रुप कंफर्टेबली पास कर लो, देयर इज गुड ग्रेट चांस कि आपका रैंक आ जाएगा कोई भी सिलेबस में। 2016 को तो फ्री में बढ़ रहे हैं रैंक। अगर आप 2016 सिलेबस में दोनों ग्रुप दे रहे हो, भले इंटर का या फाइनल का, क्लियर करते ही रैंक है, ठीक है ना? बस इतना ही समझो। कंक्लूजन मेरी तरफ से यही है यार, ये लास्ट एक महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आपको इसमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। कोई भी ऐसी गतिविधि से बचिए प्लीज जिसमें आपका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त है जो आपको जबरदस्ती परेशान कर रहा है अपनी प्रोग्रेस बता के, भाई मेरा तो ये आ रहा है, भाई मेरा तो वो आ रहा है, वैसे दोस्त से दूर रहिए। ऐसे दोस्त से उल्टा करीब रहिए, भाई तू भी कर सकता है। जो ये बोलने की हिम्मत दिखाए ना, भाई तेरे से भी हो जाएगा, प्लीज करना भाई, ये करना वो करना, वो आपको प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, वैसे दोस्तों की जरूरत है, ना कि ऐसे दोस्तों से कि जो आपको डरा रहे हैं। दूसरा यार, आप भी थोड़ा सा ना अपना भी दोस्ती का जो धर्म है उसको भी निभाओ। आपको भी अपने किसी भी दोस्त को ना जलाना नहीं है, आपको भी अपने किसी भी दोस्त को ना ये दिखाना नहीं है कि तू नीचे मैं ऊपर।
इनफैक्ट उसका कंधा से कंधा मिलाना है, उसको भी इंस्पायर करना है कि भाई मेरे से हो रहा है इसका मतलब ये नहीं तेरे से नहीं होगा, तू भी कर सकता है। देखो भाई ये बूमरैंग है, कर्मा है, बूमरैंग है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो प्लीज इस वक्त पे एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ अच्छे से भाईचारे के साथ रहें, कॉन्फिडेंस बनाए ना कि तोड़े। दूसरा, मॉक एग्जाम्स दें। मुझे पता है बात करूंगा लोग बोले हैं मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई मैं बोलता हूं मॉक में कोई भी स्कोर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 35 भी आ गया ना नंबर, मान लो 100 नंबर का मॉक आपने दिया, आपका 35 आया, भैया तैयारी अच्छी नहीं थी, कम से कम एक थप्पड़ लगेगी गाल पे। गाल पे जब थप्पड़ खुद ही की लगेगी ना तब समझ में आएगा कि ये 35 से होगा नहीं भाई। एग्जाम में मैं जाकर के फिर चीख चिल्ला नहीं सकता कि मेरे 50 नहीं आए, मेरे 50 नहीं आए। आप घर पे नहीं लेकर के आ पा रहे हो, एग्जाम सेंटर में 50 कैसे आएंगे? मॉक्स दीजिए, एक से ज्यादा दीजिए भैया, 2-3 दे क्या दीजिए भैया। कोई टीचर नहीं है जो मॉक ले रहा है, ये कौन सी बड़ी बात हो गई यार। आपको मॉक्स को लेकर के भी टीचर्स के पास जाना पड़ रहा है। हाँ टीचर्स का ड्यूटी है मॉक देना, मैं भी मॉक दूंगा अपने पेपर्स के लिए सबको, लेकिन अगेन उसी के मोहताज हो क्या आप? यार ये एक्सक्यूज बोलने वाली बात है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे 2 मार्क्स अवेलेबल है, जाइए उसको सॉल्व कीजिए, पहले उसको करिए सॉल्व। वो हो जाए तो उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का कोई भी पास टर्म पेपर उठा करके सॉल्व कर लो। क्या वो मॉक से कम है क्या? आपको जज्बा चाहिए, अगर आप जज्बा अपने अंदर ले आए तो मॉक्स 5-6 सॉल्व कर सकते हैं, छोड़िए 2-3 की। आप सोचिए पहले, ये एक दृढ़ संकल्प कीजिए मुझे मॉक्स देने ही देने हैं। जितने भी ये रैंक होल्डर्स है ना, इन सब में एक ये बहुत बड़ा ट्रेट रहा है, उन्होंने मॉक्स बहुत दिए हैं। मॉक्स में खराब अच्छा जो भी स्कोर हुआ उन्होंने एक्सेप्ट किया, इंप्रूव करते गए। अगर आप ये हिम्मत दिखा सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मैं सीएफए लेवल 1 भी पढ़ा रहा हूं, और सीएफए लेवल 1 में लास्ट में पता है मैं क्या एडवाइस देता हूं? बच्चे बोलते हैं सर हमारी तैयारी नहीं, मतलब प्रैक्टिस चालू रखो। मैं बोलता हूं दिन के 200 से 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस बना करके जाओ। पता है क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं ना उतना निखार अपने आप आ जाता है। हमें लगता है किताबें पढ़ने से ही निखार आता है, नहीं आता। आपने जितनी प्रैक्टिस करी आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बेटर होते जाएगा। तो प्लीज प्रैक्टिस खूब कीजिए, और प्रैक्टिस करते वक्त आप मॉक एग्जाम्स का ख्याल रखिएगा, मॉक्स जरूर से दीजिएगा। थ्योरी भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि थ्योरी आजकल रेलिवेंट है, और आजकल तो अब एमसीक्यू का जमाना बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में थ्योरी अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया आपकी थ्योरी लेसन्स कब आ रही हैं, अनाउंस हो जाएंगे सब। अब अनाउंसमेंट 1-2 हफ्ते के अंदर सब है, ठीक है, मतलब 1-2 हफ्ते में तो लेक्चर्स भी हैं, लेकिन आपको अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द आ जाएंगी। तो थ्योरी को लेकर के चिंता मत रखिए। दूसरा, एमसीक्यूज को लेकर के तैयारी कीजिए। सर एमसीक्यू कहां से करें? बिट क्वेश्चंस करो भैया। बिट क्वेश्चंस के बाद इंस्टीट्यूट की बुक के पीछे एमसीक्यूज है वो करो। सर आप करवा दो, फिर से वही बात, मैं करवा दूं? मैं आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को टिक करके दे दिया कि हाँ भाई ये हो गया, ये सही जवाब है, तो पता आप बाकी तीनों के ऊपर ना गौर भी नहीं करोगे। आपको ऐसा है हाँ ये तो इजी है, हो जाएगा। और एग्जाम में वो जब 4 आपके सामने आएंगे ना ऑप्शंस, तब आप सोचोगे अरे यार ये क्या था, ये क्या था। ये पता क्या होता है? स्पून फीडिंग का कमाल है साहब। स्पून फीडिंग में आपकी सोचने की प्रक्रिया हो जाती है बहुत कम, और इसी वजह से एग्जाम में किया हुआ सवाल भी आप रॉन्ग बनाते हो। प्लीज स्पून फीडिंग के भरोसे मत रहिए। बिट क्वेश्चंस हैं, इंस्टीट्यूट की मैट में काफी सारे एमसीक्यूज हैं, प्लीज करके जाइए। इसके अलावा अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, देयर इज गुड ग्रेट चांस कि आपके काफी सारे वहां पे भी क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। और कितनी बड़ी एक मतलब, अगर सच में इंस्टीट्यूट ने जो पेपर पैटर्न चेंज किया है ये एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो जाए तो यार आप कितने बड़े प्रॉब्लम से बच रहे हो। फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में नहीं आएगा। जो 6 मार्क्स 6 या 7 नंबर कटने वाला था आपका, वो अब नहीं कटेगा। इससे बढ़िया गिफ्ट इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता था आपको, दे रहा है, लपेट लो। इसके अलावा स्कैनर जरूर करो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्कैनर प्लीज कीजिए प्रैक्टिकल पेपर के लिए खास करके। एंड आप ये प्लीज 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 कंसिडर करते हुए चलिए कि आपका जो ये 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है ना, बस इतनी सी बात याद रखना कि पहले 1 घंटे के लिए वो 100 मार्क्स का नहीं 40 मार्क्स का पेपर है। जिस बच्चे ने इस अप्रोच के साथ अपना सवाल शुरू किया कि नहीं नहीं ये तो 100 नंबर का पेपर ही नहीं है, ये तो 40 नंबर का पेपर है, मतलब जो भी 116 120 नंबर का पेपर है उसमें से अगर किसी बच्चे ने यह सोचा कि भाई इस पेपर में तो मेरे को सिर्फ 40 नंबर अटेम्प्ट करना है इन द फर्स्ट 60 मिनट्स, आप वहीं पे इस एग्जाम को क्लियर करोगे और वहीं पे उस एग्जाम की 60 लाने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो पहले 1 घंटे प्लीज पेपर पे खुद को परेशान ना करें, सिर्फ ये ढूंढें कि आपका 40 मार्क्स आपको आता है क्या, आता है तो शिद्दत से कंप्लीट करें। 60 मिनट में अगर 40 नंबर कंप्लीट हुआ, बाद बाकी आराम से 2 घंटे में कंप्लीट कीजिए, 60 आपका आराम से आ जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटा तो बहुत ज्यादा नहीं रहा यार, मैं काफी बोल गया, 24-25 मिनट का ये वीडियो हुआ, बट आई होप आपको ये मेरे सारे के सारे पॉइंट्स रेलिवेंट लगे। आप इंटरमीडिएट या फाइनल जिस भी लेवल के बच्चे हैं, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना मेरा काम था, आपके सामने सच्चाई रखनी मेरा काम था, और मेरे ख्याल से मैं शायद वो कर पाया। बाद बाकी अगर आपको ये यहां तक आप देख ही रहे थे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। बाद बाकी
बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट ना डिस्क्रिप्शन में है। मैंने कई बार रिविजन्स वगैरह लिए हुए हैं टाइम टू टाइम, तो वो रिविजन्स क्या है क्या नहीं है वो सब ऑलरेडी है। बाद बाकी और जो रिविजन्स अभी इस टर्म के लिए दिसंबर के लिए आने वाले हैं, वो सारे रिविजन्स की भी सारी जानकारी इसी चैनल पे आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम कम्युनिटी वगैरह भी, अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया। आप अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।